जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट हिंदी साहित्य यूनिट 10 जो कि हिंदी की विविध विधाओं से संबंधित यूनिट है, इसमें क्या भूलूं क्या याद करूं जो कि हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा है, आपके पाठ्यक्रम में लगा है। और आज हम पाठ्यक्रम से संबंधित जो ये आत्मकथा है, इनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट है उन पे डिस्कस करेंगे। साथ ही आपके एग्जाम में आजकल भूमिका से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो इस पार्ट पे हम भूमिका पे भी सविस्तार जो भूमिका मूल टेक्स्ट पे दिया गया है उस पे बात करेंगे, और हरिवंश राय बच्चन जी के जीवन संबंधी जो महत्वपूर्ण तथ्य है उन पे भी बात करेंगे। और उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, संक्षेप में समझ में आ जाएगा इस आत्मकथा के बारे में। लेकिन हम आपसे ये आग्रह करेंगे कि जल्द ही इसके अलग अलग पार्ट में हम पूरे जो आत्मकथा है उसको क्रमशः लाने वाले हैं। इसको आप संक्षेप तौर पे लास्ट में रिवीजन के पर्पज से पढ़िएगा। पूरी आत्मकथात्मक जो दृष्टि है, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन है ना, पूछने का पैटर्न बहुत डेप्थ में पूछ रहा है, तो एक तो आपको भूमिका को बहुत ध्यान से सुनना है, बाकी हम एक एक करके जो आत्मकथा की कड़ी को लेकर आने वाले हैं उनको आप पूरा कंप्लीट करिएगा। निस्संदेह आपको नेट में जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम देखें कि हरिवंश राय बच्चन जी जो है, इनके बारे में बताया जाता है कि इनका जो जन्म है ये प्रतापगढ़ जिले के चक मोहल्ला में एक कायस्थ परिवार में हुआ था। आप देखेंगे जो इसकी भूमिका ही शुरुआत करते हैं, तो भूमिका में ही आप ये जो बच्चन जी हैं कि कैसे कायस्थ परिवार में या कायस्थ परिवार की उत्पत्ति के उद्भव कैसे हुआ, कैसे कैसे चीज़ें बढ़ी, वो सारी जो है बातों को वो शुरुआत में अपने आत्मकथा में पहले इसी को विस्तृत रूप में हमें बताते हैं। तो ये 1907 इनका जन्म ध्यान रखना है आपको, 1907, और प्रयाग के प्रतापगढ़ जिले के चक मोहल्ला में कायस्थ परिवार में जन्मे थे। इनके पिता है प्रताप नारायण श्रीवास्तव, यानी हरिवंश जी के पिता का नाम क्या है, प्रताप नारायण श्रीवास्तव। और इनकी माता का क्या नाम है, इनकी माता का नाम होता है सरस्वती। बिल्कुल ध्यान रखना है क्योंकि आत्मकथा में बार बार नाम का जिक्र होगा। तो प्रताप नारायण पिता हो गए, सरस्वती या सुरसती भी कहते हैं, ये इनकी माता हो गई। बच्चन अपने पिता के कौन से नंबर के पुत्र थे, तो जो बच्चन अपने पिता के छठे पुत्र थे। पिता प्रताप नारायण, यानी इनके जो पिता थे प्रताप नारायण, तो पिता प्रताप नारायण इलाहाबाद से प्रकाशित पायोनियर है ना, तो ये जो है प्रताप नारायण इलाहाबाद से प्रकाशित जो पायोनियर था उसमें काम भी करते थे। और हरिवंश राय बच्चन को बचपन में ही जो है बचपन से ही क्या कहते थे, बच्चन। बच्चन जिसका मतलब क्या होता है, बच्चा या संतान। तो बाद में यही नाम उनका मशहूर हो गया, बच्चन के नाम से वो मशहूर हो गए। अब इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में बात करें तो उर्दू से शिक्षा की शुरुआत इन्होंने की थी। और उर्दू से शिक्षा की शुरुआत करने के पीछे का एक कारण ये भी तो उस समय बड़ा जोर दिया जाता था कि आपको उर्दू भी पढ़ना है, क्योंकि लॉ की पढ़ाई के लिए वो जरूरी था। 1925 में इन्होंने क्या किया, हाई स्कूल पास किया। 1926 में इलाहाबाद से इंटर में दाखिला लेके वहाँ से पास किए, इंटर हुआ। फिर 1927 में द्वितीय श्रेणी में, मतलब यही चीज़, वो द्वितीय श्रेणी में वहाँ पास हुए। फिर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो है बीए में दाखिला ले लेते हैं। इसके बाद वो ऐच्छिक विषय के रूप में हिंदी और फिलॉसफी अपना रखते हैं। और 1929 में प्रथम श्रेणी में जो है इनका बीए भी कंप्लीट हो जाता है। माता इनकी जो थी सरस्वती, वो संगीत में बहुत रुचि रखती थी, तो माता पिता का बच्चों पे बहुत प्रभाव पड़ता है। और एक क्वेश्चन आपका ये भी बन सकता है कि इनकी माता जो है किसके पदों का गायन करती थी, तो सूर के पदों का ये गायन करती थी। और सरस्वती बहुत ही बड़े घर की भी थी। इनकी माता के बारे में बताया जाता है कि जो सरस्वती थी बच्चन की माँ, बड़े परिवार की थी, शिक्षित थी, तो बच्चन पर उनका बहुत प्रभाव पड़ा है। बाकी उनको संगीत में भी बहुत रुचि था और सूर के पदों का वो गायन भी करती थी। 1952 में जो है ये कैम्ब्रिज में जाके डॉक्टरेट प्राप्त करते हैं। तो यानी आप देखिए 1927 से 1952 कितनी लंबी जर्नी रही। लेकिन 1952 में कैम्ब्रिज में जाके अंग्रेजी में वहाँ पे पीएचडी करते हैं, डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करते हैं। और वहाँ पे जो इनका विषय होता है वो विषय होता है महाकवि इट्स की कविताओं पर। यानी वहाँ पे जो इनको लिखना होता है, यानी जो इनका शोध का मूल विषय जो होता है वो महाकवि इट्स की कविताओं पर इनका शोध होता है। सन 1954 में इनको डॉक्टरेट यानी पीएचडी की उपाधि मिल जाती है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। फिर आते हैं वहाँ से अंग्रेजी साहित्य पढ़ाने लगते हैं। सितंबर 1955 में इनको आकाशवाणी में हिंदी प्रोड्यूसर के तौर पे काम मिलता है। लेकिन जस्ट उसके 3 महीने बाद इनको ऑफर मिलता है, कहाँ से, विदेश मंत्रालय से। और वो विदेश मंत्रालय में जाके मतलब पदस्थ हो जाते हैं। इनको हालावाद के जनक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इनका जीवन जो है ना मधुकलश, तो मधुकलश, मधुबाला
मधुशाला जो भी इनकी कविताएं हैं वो इनकी ख्याति का एक आधार रही हैं। तो इनका जीवन मधुकलश है, दुनिया मधुशाला है और गल्फ साफी और कविता प्याला है ना इनके बारे में। मधुशाला पर किसकी रचनाओं का प्रभाव है, तो उमर खयाम का प्रभाव बताया जाता है मधुशाला रचना पे। सन 1991 में पहला सरस्वती पुरस्कार इनको मिला था। इनकी जो रचना है आप देखेंगे तो 4 पार्ट में डिवाइड करके है, क्या बोलूँ क्या याद करूँ, और ऐसे ही आगे करके 3 और पार्ट आते हैं। तो उसमें जो 10 द्वार से सोपान तक का है वो जो है उसको 1991 में पहली बार सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया जाता है। चंद्रगुप्त विद्या अलंकार बच्चन जी को रस काव्य और माधुरी का चश्मा मानते हैं और नरेंद्र शर्मा हरिवंश को बेताज बादशाह कहते हैं। अब इनकी रचनाओं पे बात कर ले, रचनाओं से क्वेश्चन आता है तो ये इंपॉर्टेंट जो इनकी रचनाएं हैं वो कौन सी हैं और कौन सी ऐसी है जिनसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है। जैसे रचनाओं में हो गया तेरा हार। तेरा हार 1932 में है। सबसे इम्पोर्टेंट तो आपको ये तीनों ध्यान रखना है। मधुशाला जो कि 1935 में है, मधुबाला 1936, कलश 37। 35, 36, 37 तो याद रह जाएगा आपको, लेकिन कब साला आया, बाला आया और कलश आया इसको आपको ध्यान रखना है ना। ये क्रम से आपको ध्यान रखना है। साला, बाला, काला, ऐसे भी कह सकते हैं साला, बाला, काला, ऐसा कुछ करके कि मधुशाला, पहले मधुशाला ही आया। देखिए मधुशाला में जाते हैं मधु पीने के लिए, फिर वहाँ पे कोई बाला आए और कलश लेके आए तो साला, बाला, काला, इसको ध्यान आपको रखना जरूरी है क्योंकि ये क्रम से 35, 36, 37 इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि आगे पीछे क्या है। और तेरा हार करके 1932 में। निशा निमंत्रण इनका बहुत ही प्रसिद्ध रचना है तो 1938 में। तो देखिए 35, 36, 37, 38। निशा निमंत्रण 38 में। 39 में एकांत संगीत। एकांत संगीत के बारे में भी देखा जाए तो इससे क्वेश्चन बनता है एकांत संगीत किसकी रचना है, तो ये 1939 में आया। तो आपको एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी याद हो जा रहा है। 35 है, 36, 37, फिर निशा निमंत्रण 38, एकांत संगीत 39 और आकुल अंतर इनका 1943 में है। फिर शतरंगिनी करके 1945 में शतरंगिनी करके है। शतरंगिनी के बाद इनका है हलाहल रचना 1946 में और बंगाल का अकाल करके वो भी 1946 में है। खादी के फूल 1948, सूत की माला 1948, मिलन यामिनी करके है रचना इनकी 1950 में है, मिलन यामिनी। इनके अलावा कुछ रचना और भी है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे प्रणय पत्रिका 1955 में है, प्रणय पत्रिका। धार के इधर उधर 1957, आरती और अंगारे 1958, बुद्ध और नाच घर 1958, त्रिभंगिमा 1961, चार खेमी 64 खूटे 1962 में, दो चट्टाने 1965 में, नागर गीता 1966, बहुत दिन बीते 1967, कटती प्रतिमाओं का आवाज 1968, उभरते प्रतिमानों के रूप 1973, जाल समेटा 1973। तो यहाँ पे ये जितनी भी रचनाएं हैं इनकी काव्य संबंधी करीबन 25 वो हमने एक साथ यहाँ पे दे दिया है। आगे आप देखिए इनके द्वारा जो आत्मकथा है जो कि 4 भागों में ये डिवाइड करके है। क्या भूलूं क्या याद करूं, है ना। तो क्या भूलूं क्या याद करूं 1969 में, नीड़ का निर्माण फिर 1977। इनका आपको टाइम ध्यान रखना है, इनसे बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं कब लिखा गया। तो ये क्या भूलूं क्या याद करूं का समय है 1969। 69 के जस्ट एक साल बाद 70 में इन्होंने नीड़ का निर्माण फिर लिखा है। बसेरे से दूर 1977 में और 10 द्वार से सोपान तक 1985 में। तो 69, 70, 77 और 85 ये ध्यान रखना है। 69, 70 यानी क्या भूलूं याद करूं और नीड़ का निर्माण तो लगातार आ गया, फिर लेकिन बसेरे से दूर करके जिसमें ये दूर दूर तक की यात्रा विदेश यात्राओं की बात करते हैं तो 1977 में, और 10 द्वार से सोपान तक जो कि इनकी अंतिम यात्रा तो ये जो है इसमें 10 द्वार से सोपान तक 85 में। विविध रचनाओं के बारे में देखें तो बच्चन के साथ छड़बर 1934 में इनकी रचना आई। इनके अलावा जो अन्य रचनाओं में आता है जो ये जैसे खयाम की मधुशाला रचना है तो खयाम की मधुशाला 1938, शोपान 1953, मैकबेथ 1957 और ऐसे ही जनगत्विता 1958, ओथेलो 1959। उमर खयाम की रुबाइयाँ इंपॉर्टेंट है। कवियों में सौम्य पंत, इनका पंत से आप कह सकते हैं पंत जी सुमित्रा नंदन पंत से बहुत ही आत्मीयता थी। बाकी छायावाद के बहुत सारे कवियों से मतलब मैक्सिमम जितने भी कवि थे इनसे जान पहचान, लेकिन पंत से इनकी आत्मीयता कुछ ज़्यादा ही थी। और बाकी जो है आज के लोकप्रिय कवि पंत, तो देखिए 100 में पंत 60 में है, आज के लोकप्रिय कवि पंत वो भी 60 में है। नेहरू के बारे में है कि राजनीतिक जीवन चरित्र 1961, 64 रूसी कविताएं 1964 में, बच्चन के लोकप्रिय गीत 1967 में, भाषा अपनी भाव पर आए 1970 में। विविध रचनाओं में और भी कुछ रचनाएं हैं जैसे पंत के 100 पत्र, तो देखिए 100 पत्र पंत के इन्होंने
1970 में भी लिखा, टूटी फूटी कड़ियाँ 1973, मरकत द्वीप का सर 1968, WB ईट्स 1968, हैमलेट करके है 1969 और किंग लियर 1972। किंग लियर का जिक्र देखिए वहाँ भी आएगा अभी, जब आप जो है ये रचना पढ़ेंगे बच्चन जी की तो वहाँ पे भी आएगा। अब नोट ये है कि बच्चन की जो समग्र रचनाएं है ना वो 9 खंडों में बच्चन रचनावली के नाम से अजीत कुमार के संपादन में कब प्रकाशन में आया, 1983 में। तो इनकी जितनी भी रचना है 1983 में बच्चन रचनावली के नाम से अजीत कुमार के संपादकीय में ये आता है। कुल कितने खंडों में, 9 खंडों में विभक्त होकर। सन 1983 ईस्वी में द्विवेदी मेला में स्वर्ण पदक इनको प्राप्त हुआ था। 64 रूसी कविताएं अभी हमने ऊपर देखी थी, उसी के लिए 1966 में इनको सोवियत लैंड पुरस्कार और वर्ष उसी समय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन द्वारा राज्यसभा के सदस्य मनोनीत किए गए और हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा साहित्य वाचस्पति पुरस्कार से भी इनको सम्मानित किया गया था। इनकी रचना है दो चट्टाने, उस पर सन 1968 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी किस पे मिला था, दो चट्टाने पे। 1970 में एशियन द्वारा लोर्ड्स पुरस्कार और 1976 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा इनको पद्म विभूषण से अलंकृत किया गया था। ये जो रचना है जब आप पढ़ेंगे तो इसमें जो भूमिका दिया गया है तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे तत्कालीन समय के जो इनके आत्मकथा के संबंध में कुछ बहुत बड़े बड़े लेखक हिंदी के रहे हैं, उन्होंने बच्चन जी की जो ये रचना है इसके बारे में उन्होंने बहुत बड़ी बातें कही हैं, जिनसे क्वेश्चन डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। जैसे कहा गया कि आत्मकथा साहित्य में बेजोड़ एवं रचनात्मक रूप में अद्वितीय है। ये रामानुज, लाल श्रीवास्तव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्क उपन्यास का आनंद देने वाली प्रतिष्ठित कवि की सुव्यवस्थित दोबारा तिबारा पढ़े जाने वाली आत्मकथा है। यानी ये कई बार पढ़ी जाने वाली दोबारा तिबारा, ये डॉक्टर नगेन कहते हैं कि आप कई बार इसको पढ़ सकते हैं। आत्मकथा के लिए खुला हुआ मन। अब देखिए रामचंद्र तिवारी कहते हैं कि कभी भी कोई भी रचनाकार जब रचना लिखता है तो क्या उसमें होना चाहिए, और बच्चन जी में क्या था। जैसे आत्मकथा लिखने के लिए आपका मन खुला होना चाहिए, साहस होना चाहिए, संयम होना चाहिए, उसमें प्रामाणिकता होना चाहिए, विश्वसनीयता होना चाहिए, तटस्थता होना चाहिए, सच्चा मानसिक संघर्ष और संपूर्ण गुण दोष का उद्दातन है। और बच्चन की आत्मकथा में खास बात यह है कि ये सारी चीजें देखने को मिलती है ना। तो ये चीज आपको देखना है। अब इन्होंने जैसे ही इनकी रचना शुरू होती है तो सबसे पहले आपको ये 1963 से लेके 1969 तक जो एक यात्रा है, तो इसमें ये बताते हैं कि आत्मकथा इनका जो 4 खंडों में आता, खंड 1, 2, 3, 4, जिसमें 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर 1970 में आता है ना। और इसके बाद जो है यानी देखिए बचपन से लेके यवन तक का जो है क्या भूलूं याद करूं, इसमें सब दिया होता है। फिर उनसे आत्मसंघर्ष से संबंधित चीज़ों को दिया रहता है। फिर इसके बाद विदेशी यात्राओं से संबंधित बसेरे से दूर में दिया रहता है 1978 में, और 85 में 10 द्वार से सोपान तक का था जीवन के अंत तक। 4 खंडों को 3 लाख रुपए के सरस्वती सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। इसी रचना में जब आप ऊपर जो इनका मूल टेक्स्ट है पढ़ेंगे तो आत्मकथा के संबंध में जो मुख्य कथन दिए गए हैं कथाकारों के या लेखकों के बड़े, जैसे धनवीर भारती ने कहा है इसके संबंध में कि यह हिंदी के हजार वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी, साहस और सद्भावना से कहा है। तो अगर पूछ लिया एग्जाम में किसने कहा, तो धनवीर भारती जी ने कहा है कि हिंदी के 1000 वर्षों में इतनी बेबाकी से किसी ने आत्मकथा लिखा तो बच्चन जी है। इसके अलावा इनके बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि इसमें केवल बच्चन जी का परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है। यानी केवल आपको इसमें बच्चन जी का सिर्फ परिवार और उनका व्यक्तित्व ही नहीं उभरा है, बल्कि उनके साथ समूचा काल और क्षेत्र भी अधिक गहरे रंगों में उभर के आता है। ये कहना है हजारी प्रसाद जी का। हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है। तो ये कौन कहता है, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि हिंदी प्रकाशन में देखें तो ये जो आत्मकथा है इसका ऊंचा स्थान है। और ऐसी अभिव्यक्तियां जो है वो नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता होगी। ये कहना है शिवमंगल सिंह सुमन का। ये हिंदी की आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति है, ऐसा कौन कहता है, नरेंद्र शर्मा। तो ये बिल्कुल आपको जो है जब आप आत्मकथा पढ़ना शुरू करेंगे तो बिल्कुल ऊपर ही दिया है, लेकिन ये नहीं दिया है शुक्ल जी ने कि आत्मकथा के बारे में शुक्ल जी क्या कहते हैं कि आत्मकथा जो होता है उसमें लेखक का अपना जीवन, समसामयिक जीवन और उसकी जीवन जो प्रक्रिया है उसके क्रम में जो मानसिक संरचना होता है उसका बोध होता है। ऐसा शुक्ल जी ने बताया कि आत्मकथा क्या होता है।
अब यहाँ से पहले संस्करण की भूमिका के बारे में हमने जितने भी इम्पोर्टेंट फैक्ट हो सकते हैं वो निकाल के यहाँ पे दे दिया है, लेकिन आपको हम भूमिका को भी अच्छे से पढ़ाएंगे, क्योंकि भूमिका आपके दिमाग में होनी चाहिए कि ऐसे करके, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपके वहीं से आ जाते हैं। पहले संस्करण की भूमिका में जब आप अपना शॉर्ट नोट बनाएंगे तो इन पंक्तियों को जरूर रखिएगा। जैसे उन्होंने कहा कि अपने को अभिव्यक्त करते हुए हमको 40 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, यानी स्वयं बच्चन जी कह रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि जीवन में मैं आज आत्मकथा लिखने जा रहा हूँ तो पहली बार लिख रहा हूँ। ऐसा हमको अपने को अभिव्यक्त करते हुए जीवन में 40 वर्ष से ऊपर हो चुका है। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है। कहीं भी पंक्तियां दे दी गई कि कौन सा लेखक कहता है कि मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है, तो बच्चन जी ने कहा है। उन्होंने कहा कि इतने बड़े संसार में अपने को अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन कोई नहीं है। सायुज्य मुक्त यही है कि सबसे युक्त होकर भी हम मुक्त रहें। तो बहुत बड़ी बात कही कि इतने बड़े संसार में अपने को अगर हम अकेला पाएं तो अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन कोई नहीं है। क्या भूलूं क्या याद करूं, वो कहते हैं कि मेरी पूरी योजना का सिर्फ 1/3 पार्ट है। यानी जो हमने आपको ये रचना आपके सामने रखी अपनी आत्मकथा के रूप में, क्या भूलूं याद करूं, ये मेरी पूरी योजना का कितना है, सिर्फ 1/3 भाग है। इतने ही बड़े 2 और भाग आपके सामने आएंगे, नीड़ का निर्माण फिर और जीवन की आपाधापी। लेकिन आपने देखा होगा कि तीसरे का शीर्षक इन्होंने जीवन की आपाधापी जो है रखी, है ना, मतलब आपाधापी सोची थी, पर इन्होंने जीवन की आपाधापी को उसी नाम को चेंज करके फिर इन्होंने क्या किया, तीसरे भाग का नाम बसेरे से दूर रख दिया। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि जीवन की आपाधापी किसका ये नाम रखना चाहते थे, कौन से खंड का, तो तीसरे खंड का। और वो अब हम लोगों के सामने जो है, जो तीसरा खंड 1977 के लगभग आता है, वो अब जीवन की आपाधापी नाम से नहीं आता, बल्कि उसका नाम है बसेरे से दूर। और कहते हैं कि 400 वर्ष पूर्व, यानी एक फ्रांस के महान लेखक है मांतेल, और मांतेल को अपने लेखकी जो एक ये जो लिखे हैं उसका आधार बना के इन्होंने बताया कि हमने बहुत कुछ उनसे लिखा है, लिया है या आधार उसको बनाया है। तो आप बहुत कुछ हमको जानने से पहले भूमिका जो पढ़ रहे हैं मांतेल के बारे में, तो उन्होंने मेंशन किया, उनको भी पढ़ सकते हैं। प्रेस के लिए अंतिम रूप, यानी जब ये छपने के लिए इनको देना था तो श्री सत्येंद्र शरत ने इनकी मदद की। यानी लास्ट टाइम ये लम्बेगो में थे, और लम्बेगो में होने की वजह से इनका जो प्रेस के लिए जब जाना था छपने के लिए, तो सत्येंद्र शरत ने इसको भेजा था। तीसरे संस्करण के अवसर पे, ये तो पहला संस्करण के जो इम्पोर्टेंट फैक्ट थे वो दिए थे। अब जो तीसरा संस्करण है उसके अवसर पे ये कहते हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि 3 में नहीं काम बनेगा। पहले तो बोला था 3 में काम बन जाएगा, पर अब ऐसा लग रहा है कि इतनी मांग बढ़ गई है उसकी कि 3 में काम नहीं चलेगा, 4 खंडों में हमको निकालना पड़ेगा। और योजना का दूसरा खंड नीड़ का निर्माण फिर इस संस्करण के साथ उपलब्ध हो जाएगा। यानी आपने देखा 1969 में क्या भूलूं क्या याद करूं आ गया था, और 1970 में जस्ट एक साल बाद 15 अगस्त 1970 को दूसरा भाग आ गया, पर और भाग आने में काफ़ी टाइम लगा था, है ना। तो ये ध्यान रखना है। फिर ऐसे चौथा संस्करण 71, 80, फिर 8वां छपा 82वीं, ये कुछ चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई हैं। और लेखक कहते हैं कि इसके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य घरेलू रहा, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा। देखिए उन्होंने साफ साफ ये बता दिया कि हम किसी को उपदेश देने के लिए या कुछ ऐसा करने के लिए नहीं लिखे हैं, बल्कि ये जो हम आत्मकथा लिख रहे हैं उसको हम एकमात्र अपना लक्ष्य रखें हैं कि हम घरेलू अथवा निजी रखे हैं। इसके द्वारा, यानी इस रचना के द्वारा हम किसी की पर सेवा यानी दूसरों की सेवा या आत्मश्लाघा का कोई विचार मेरे मन में नहीं है। अगर मैं दुनिया से किसी पुरस्कार का तलबगार होता, अब देखिए ये भी कह रहे हैं कि जैसे एक जीवन में हर एक चीज़ के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य लेके इंसान चलता है, तो इन्होंने कहा कि हम ऐसा कोई उद्देश्य लेके नहीं चले हैं। अगर मैं दुनिया में किसी भी पुरस्कार का तलबगार होता, मुझे ये पुरस्कार चाहिए वो, तो मैं अपने आप को सीधा सपाट क्यों लिखता, मैं उसको सजा बजा के लिखता। तो जो सच्चाई है वो इन्होंने कह दिया है साफ साफ कि मेरी आत्मकथा को आप उसी दृष्टि से पढ़िएगा। अब जो रचना आपका बिल्कुल जहाँ से उपन्यास या आत्मकथा शुरू होता है, वहाँ पहली पंक्ति जो है वो स्वामी रामतीर्थ की पंक्ति को यहाँ पे दिया गया है। हमारे छोटे से छोटे अनुभव में मानवता का सारा इतिहास छिपा होता है। यहीं से जो है पंक्ति का शुरुआत लगभग होता है। पहले वो पंक्ति रहती है, फिर यहाँ से आत्मकथा की पहली पंक्ति शुरू होती है। क्योंकि कई बार एग्जाम में ना आपको पहली पंक्ति से पूछता है कि ये कौन से आत्मकथा जीवनी कौन सी विधा से है, तो आपको पहला जो है पंक्ति याद होना चाहिए। पहली पंक्ति यहाँ से शुरू होती है कि 5 से 600 बरस पहले की बात है। यूपी का जो बस्ती जिला था,
यूपी के बस्ती जिले में अमोढ़ा नामक गांव पड़ता था। उस अमोढ़ा नामक गांव में पांडे उपजाति का एक बहुत ही बड़ा तपोनिष्ठ तेजस्वी ब्राह्मण रहता है। बस आपको ये ध्यान रखना, क्योंकि हम तो पूरी रचना आपको कराने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आप एक सीरियस एस्पिरेंट हैं तो पूरी रचना को ध्यान से सुनेंगे। जिस गहराई से क्वेश्चन का लेवल आ रहा है उसमें आपको पूरे उपन्यास को पूरे आत्मकथा को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप जेआरएफ का टारगेट रखते हैं, इवन नेट का भी, तो ये मान के चलिए कि आप यूनिट 10 को बहुत अच्छे से कर लीजिए और हम उस पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन्होंने कहा कि पहला जो है आपको ये ध्यान रखना, 5 से 6 वर्ष की बात पहले, 5 से 600 वर्ष की बात पहले। और यूपी में कौन सा जिला? यूपी में बस्ती जिला, बस्ती जिला का अमोढ़ा गांव, अमोढ़ा गांव में कौन रहता है? तपोनिष्ठ तेजस्वी ब्राह्मण। बाकी आप जब आत्मकथा पढ़ाएंगे वहाँ पे पूरा कथानक सुनिएगा। आत्मकथा की भूमिका में ये मानतेन की पंक्ति को उद्धृत करते हुए कहते हैं कि मैं स्वयं अपनी पुस्तक का विषय हूँ। मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सामने रखने जा रहा हूँ, पर ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोकशील से मर्यादित हो। यानी होता नहीं कि हम अपने जीवन के बारे में आप लोगों के सामने जो भी बात बताने जा रहे हैं तो वो एक होना चाहिए ना कि मान मर्यादा के साथ होना चाहिए, हमारे जीवन में क्या घटा क्या नहीं। तो जो भी चीज़ें हैं मैं उनको ध्यान में रख के उसी तरीके से आपके सामने रखने जा रहा हूँ, बिल्कुल ऐसे कहते हैं। आगे इनके ही आप भूमिका में ही देखेंगे लगभग वही पहली संस्करण की, उसमें कायस्थ जाति के बारे में कहते हैं, क्योंकि बच्चन जी स्वयं कायस्थ जाति से ही आते हैं। तो ये कायस्थ जाति परिवार की परंपरा क्या है, कायस्थ जाति क्या है, जन्म कैसा रहा, शिक्षा, जीवन संघर्ष से लेकर पहली पत्नी जो श्यामा थी इनकी, क्योंकि दूसरी पत्नी इनकी तेजी होती है, तो पहली पत्नी श्यामा की मृत्यु तक का जो घटना का चित्रण है वो हमको पहले वाले में, यानी क्या भूलूं क्या याद करूं में मिल जाता है पढ़ने को। बाकी तो 4 पार्ट में है। और फिर शिक्षा का श्री गणेश इनका कैसे होता है, तो ये बताते हैं कि इनका जो शिक्षा का श्री गणेश होता है पुरोहित जी, और फारसी की कहावतें कौन सिखाता है, तो एक मौलवी जी। मौलवी जी इनको फारसी की शिक्षा देते हैं और बाकी ये जो है पुरोहित से भी शिक्षा लेते हैं। और ये कहते हैं कि इसमें लिखने पढ़ने में तो हमारी माँ और बहनों ने बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है। माँ और बहनों ने हमको जोड़ सिखाया, बाकी गुणा भाग सब सिखाया। तो कुल मिला के हमारी जो प्रारंभिक शिक्षा उसकी श्रेय ये अपनी बड़ी बहन को देते हैं और कहते हैं कि हमारी जो बड़ी बहन है, अब अपनी बड़ी बहनों के संपर्क में हमने हिंदी अक्षरों को पहचाना, उन्हें लिखना शुरू किया, पढ़ना अनायास आ गया, अपने आप ही आ गया। अब ये कहते हैं कि 8 वर्ष में मोहतिसियाजगंज स्कूल में पहला, दूसरा और तीसरा, चौथा, ऊंचा मंडी म्यूनिसिपल स्कूल से हम पास हुए। और फिर जो है डिप्टी कलेक्टर बाबू शिव कुमार ने उर्दू छोड़कर हिंदी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि इनको उर्दू छोड़कर हिंदी लेने की सलाह किसने दी थी, तो डिप्टी इंस्पेक्टर बाबू शिव कुमार ने कहा था आप उर्दू से बढ़िया हिंदी में कर सकते हैं। जब छठे दर्जे में इनका नामांकन हुआ तो उसके लेकर आत्मकथा में बच्चन जी उसका उल्लेख करते हैं कि जुलाई 1919 में मेरा नाम स्थानीय कायस्थ पाठशाला हाई स्कूल में छठे दर्जे में लिख दिया गया। ऊंचा मंडी स्कूल से कायस्थ पाठशाला से हाई स्कूल में क्या आ गए, मानो कि एक दरबे से निकलकर हम खुली हवा में आ गए। तो इनको लगा कि चलो यहाँ पे ऊंचा मंडी पाठशाला में आ गए तो घर से, मतलब होता नहीं कि घर से दूर आ गए तो खुली जो दरबा है तो हम खुली दरबे से बाहर आ गए, ये इनका कहना था। कायस्थ पाठशाला में कहते हैं कि काव्य जीवन का उद्गम कैसे हुआ। कायस्थ पाठशाला में आ तो गए, लेकिन कायस्थ पाठशाला में काव्य जीवन का यानी काव्य हम लिखना कैसे शुरू किए, तो उसके पीछे बताते हैं कि जो पंडित विश्राम है, पंडित विश्राम, इसके अलावा विक्रमादित्य, ठाकुर विक्रमादित्य और आनंदी प्रसाद। तो यहाँ पे जो कायस्थ पाठशाला में पंडित विश्राम तिवारी, ठाकुर विक्रमादित्य, आनंदी प्रसाद ने कविता के लिए हमें प्रेरित किया। इनके अलावा एक इनकी रचना तेरा हार, सबसे पहले हमने यही बताया था तेरा हार, तो ये यादवेंद्र सिंह की एक कहानी संग्रह है, हार नाम से प्रकाशन में आया था, तो उसी को आधार बना के इन्होंने पहला काव्य संग्रह का नाम भी तेरा हार रखा था। ये एकांत संगीत के बारे में भी बताते हैं, इनकी काव्य एकांत संगीत है। और एकांत संगीत जो है इन्होंने कब लिखा और आकुल अंतर, तो लगातार था एकांत संगीत और आकुल अंतर वही आसपास। तो बनारस में जब ये ट्रेनिंग कॉलेज में थे अध्ययन के दौरान तभी इन्होंने जो है संगीत में ये एकांत संगीत लिखा, और स्नाकोत्तर यानी एमए काल के दौरान जो है जब ये पीजी कर रहे थे तब आकुल अंतर इन्होंने लिखा और विकल विश्व के कुछ गीतों की भी रचना की। इनका विवाह जो हुआ था वो तत्कालीन हाई कोर्ट के, मतलब इलाहाबाद हाई कोर्ट जो है उसके अनुवादक थे बाबू राम किशोर। तो कुल मिला के इनके ससुर का नाम क्या हुआ, बाबू राम किशोर, उस समय एक इलाहाबाद हाई कोर्ट के अनुवादक थे। उनकी पुत्री का नाम क्या था, श्यामा। श्यामा से इनका विवाह हुआ और अपने मधुर संबंधों के बारे में बताते हैं कि हम श्यामा को क्या कहते थे, स्काई लॉर्क,
वो बहुत प्यारी सी बच्ची लगती थी। और बच्चन जी को फिर श्यामा क्या कहती थी, सफरिंग कहती थी। आगे कहती है कि श्यामा जो है श्यामा बच्चन जो थी इनकी पत्नी, वो क्षय रोग से ग्रसित हो गई और 1930 के लगभग वो उनका जो है मृत्यु हो जाता है। और बच्चन जी कहते हैं कि उसे फेफड़ों का, मतलब कि उसको जो रोग था फेफड़ों का, ये कह रहे कि फेफड़ों का क्षय नहीं, आंत का क्षय था, जिसे डॉक्टर पता लगाते लगाते 6 वर्ष में वो पहचान ही नहीं पाए, वरना शायद जो है जो इनकी श्यामा बच्चन पत्नी है वो बच जाती। और जब ये बताए डॉक्टर लोग, तब तक वो बीमारी लाइलाज हो चुकी थी। श्यामा बच्चन के ऑपरेशन के संबंध में बताते हैं कि श्यामा जिस दिन उनका ऑपरेशन होता वो बीमार पड़ी थी। मैंने अपने ऊपर उसकी सेवा का भार ले लिया कि मैं करूँगा सेवा। और जब इसी उनका पटना में उधर ऑपरेशन चल रहा था, पटना में ऑपरेशन जैसे विफल होता है तो ये इतने भावविह्वलित हो जाते हैं, उन्हें कुछ नहीं समझ में आता। कह रहे थे उसी क्षण था जब हमने मधुकलश के गीत को लिखा था। बच्चन की दूसरी शादी किससे होती है, तो तेजी बच्चन होती है, तेजी से होता है। और तेजी कौन होती है, खजान सिंह सूरी जो बैरिस्टर थे। खजान सिंह सूरी बैरिस्टर थे, उनकी छोटी पुत्री तेजी थी और इनकी शादी तेजी से फिर होता है। और इनके अलावा हाँ जो है सिविल मैरिज होता है। तेजी से मिलने की झांकी को बच्चन जी ने कहा है कि सतरंगिनी और जयमाल कविता में हमने प्रस्तुत किया कि कैसे हम तेजी से मिले थे, वो सतरंगिनी और जयमाल कविता में प्रस्तुत किया गया है। प्रथम आत्मकथा में ये भी उद्धृत है कि श्यामा की मृत्यु के बाद और तेजी के, यानी पहली पत्नी जो श्यामा थी, उनकी मृत्यु के बाद जो खाली जीवन एक था पूरा, और फिर तेजी आती हैं। तो ये जो खाली जीवन है, इस बीच में इनके जीवन में जो भी स्त्रियां आई उनको कहते हैं कि चंपा आई, रानी, आयरिश और तलिबुद्दीन, ये तलिबुद्दीन करके कुछ नाम है, ये कुछ स्त्रियां आती हैं। पंडित अमरनाथ झा की कृपा से बच्चन जी के इलाहाबाद विश्वविद्यालय पे, किसकी कृपा से, अमरनाथ झा की कृपा से बच्चन को कहाँ पे, इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 100 रुपए की लेक्चरर की नौकरी मिल गई थी। प्रताप नारायण मिश्र के 2 बेटे हुए, अमिताभ बच्चन, अजिताभ बच्चन, है ना। 1933 में जो है मधुशाला, तो 33 में मधुशाला का पाठ इन्होंने कहाँ पे किया था, बीएचयू में। बहुत ही लोग भाव विभोर हो उठे थे। ऐसे ही दिल्ली जब लाल किले मैदान में कवि सम्मेलन 1943 में हुआ, सब बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए थे इनको सुन के। और शालीमार स्टूडियो जो है पूना से, इनके बारे में ये बताया जाता है कि तेजी बच्चन को एक अभिनेत्री के लिए आमंत्रण मिला कि वो अभिनेत्री बने, और जो इनको बच्चन को गीत लिखने के लिए वहाँ से आमंत्रित किया गया था। लेकिन तेजी बच्चन उस समय गर्भवती थी, तो उसकी वजह से वो जा नहीं पाई थी। एक बार की ये घटना है कि जो मधुशाला इनकी रचना है, इतना बच्चों के से लेके सबकी जुबान पे आ चुका था कि इनके संबंध में प्रकाश जौहरी कहते हैं ना कि अब भारत के लोग मधुशाला के कभी बच्चे के दीवाने होने लगे। तो हुआ क्या था, एक प्रशंसक था विद्यार्थी इनका, वो आत्महत्या कर लेता है, जिस पर बरेली के प्रोफेसर ज्ञान प्रकाश जौहरी ने ये बात कही थी। और छायावादी कविता के उस युग में मुहावरेदार जनभाषा में कविता लिखने के कारण हिंदी के महारथियों ने उन्हें अपराधी घोषित किया। पर बच्चन जी की कविता का स्वर वे सारे रथी महारथी दबा नहीं पाए, ऐसा प्रकाश जौहरी का कहना है। बच्चन की जो कृति है मधुशाला, मधुशाला क्योंकि आपने देखा ना मधुशाला इन्होंने कब लिखा, सामने इनकी पत्नी श्यामा बच्चन का जीवन काल बिल्कुल निकट है, और उस समय मधुशाला जब ये लिख रहे हैं तो ये बता रहे हैं कि मधुशाला की रिकॉर्डिंग को बच्चन जी और मन्ना डे के स्वर से किया गया था इनकी कृति को। और 1959 ईस्वी तक बताते हैं कि कई विदेश यात्राएं ये कर चुके थे, बेल्जियम, फ्रांस, इटली, हॉलैंड, नेपाल, मंगोलिया, चेकोस्लोवाकिया, पूर्व जर्मनी, रूस, ताशकंद, बुखारा, लुआंडा। बच्चन की बहुत दिन बीते और उभरते प्रतिमानों में उनके विदेश यात्रा से संबंधित रचनाएं संग्रहित हैं। बहुत दिन बीते और उभरते प्रतिमान। 1952 में बीबीसी, जिसको हम लोग बहुत ही प्रतिष्ठित मीडिया की बात करते थे, तो 1952 में बीबीसी ने बच्चन की आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं गीत तथा कैम्ब्रिज जैसा मैंने देखा पाया वार्ता प्रसारित किया था। बच्चन जी के जीवन में चंपा और करकल का एक प्रेम त्रिकोण भी चलता है। जैसे होता नहीं कि कोई भी पड़ोसी होता है, तो प्रताप नारायण और सरस्वती देवी के पड़ोसी में ही लगभग मान के चलिए उनके सहृदय मित्र के रूप में थे करकल के पिता माता। तो जो करकल है और उनकी पत्नी चंपा है, क्योंकि माता पिता इनके माता पिता उनके माता पिता आपस में दोस्त, तो उनके जो बच्चे करकल है और उनकी बहू जो है चंपा, इनसे सहृदय इनका भी थोड़ा सा प्रेम व्यवहार था। और ये कहते हैं कि जो करकल है, करकल का निधन हो जाता है वर्षा से भीग जाने के कारण, तो ये कहा जाता है कि बच्चन जो है
चंपा के नज़दीक आते हैं, यानी इनसे प्रेम जो है इनका होता है। और बाद में आप देखते हैं कि चंपा को कैसे मार दिया जाता है, यानी मार क्या दिया जाता है, उनके साथ बहुत जाती होती है। तो ये प्रेम त्रिकोण के बारे में इन्होंने बहुत ही बखूबी सबके सामने रखा है ना, कि कैसे जो है श्यामा की मृत्यु हो जाती है, फिर जो थोड़ा बहुत इनसे प्रेम रहता है चंपा से, तो बच्चन पूरी ईमानदारी से अपनी बात रखते हैं कि वे करकन और उसकी पत्नी चंपा से अपने अनुराग का चित्रण करते हैं, है ना, कि कैसे इनसे प्रेम था, लेकिन वो चीज़। और फिर इसके बाद जो है प्रणय जीवन में बच्चन को बहुत प्यार दिया था उन्होंने, किसने, करकल और चंपा ने, लेकिन करकल की जब आसामयिक मौत हो गई तो इस निराले प्यार की दुनिया ही उजड़ गई। अब सत्य प्रकाश की हिंदी विज्ञान पत्रिका में बच्चन का पहला लेख, सत्य प्रकाश का हिंदी विज्ञान था, उसमें बच्चन का पहला लेख छपा, जो उनकी रचनाओं का प्रथम प्रकाशन माना गया। हृदय की आंखें प्रेमचंद की हंस पत्रिका में तब छपी थी। इसी के लिए यूनिवर्सिटी प्रतियोगिता में बच्चन को पुरस्कार भी दिया गया इस कहानी के लिए, नाम था हृदय की आंखें, और ये प्रेमचंद की हंस पत्रिका में छपी थी, हृदय की आंखें। कायस्थ जाति के बारे में आप देखेंगे कि जब ये रचना शुरू होता है तो कायस्थ जाति से पूरा विवरण देते कि हमारा परिवार कैसे जो है आगे आगे बढ़ता है इस तरीके से, अमोढ़ा के पांडे के नाम से। तो ये जो कायस्थ जाति, इसके बारे में उस समय कहा जाता कि कहते थे कि हमारे एक मास्टर थे, अध्यापक जी, पंडित जी, वो कहा करते थे जो कायस्थ होते हैं, कायस्थ की मुई खोपड़ी भी बोलती है, यानी कायस्थ की जो मुई खोपड़ी है वो भी बोलती है। शारीरिक दुर्बलता पर व्यंग करते हुए कहते हैं कि 5 लाला से मूली नहीं उखड़ी, यानी कि वो कितने कमज़ोर हैं, क्या है, उन पे हँसी ठट्ठा करते हैं कि जो 5 लाला है उनसे तो मूली नहीं उखड़ती। कहते हैं कि कायस्थ कितना खतरनाक होता है, इसके बारे में एक बार जिक्र करते हैं कि कायस्थ इतना खतरनाक होता है कि अगर सांप और कायस्थ एक साथ मिले, अगर कहीं आपको रास्ते में सांप और एक तरफ कायस्थ जाति के लोग मिल जाएं, तो एक साथ मिले तो पहले आप कायस्थ को मारो, सांप को नहीं मारो, है ना, ये सब मतलब उस समय प्रचलन में था। सुमित्रा नंदन पंत से इनका ज़्यादा आत्मीयता रहा है। अपनी दोनों पत्नी के साथ पहली आत्मकथा में उन दोनों का जिक्र करते हैं। इनके अलावा देखिए इनको छोटी जाति बड़ी जाति इन सबसे बिल्कुल मतलब नहीं था। धीवर है, कांची है, जुलाहा जैसी छोटी जातियों को भी ये बड़ी संवेदना सहृदयता के साथ अपने साथ चित्रित करते हैं, है ना। और बच्चन के व्यक्तित्व में कहा जाता है कि मीरा जैसी दीवानगी थी। मीरा की दीवानगी और बिहारी की लोकप्रियता, घनानंद के प्रेम की पीर, यानी घनानंद का जो सुजान के प्रति प्रेम था, तो घनानंद के प्रेम की पीर का दर्द, भूषण का जो ओज होना चाहिए, और गुप्त की जो सहजता है, और प्रसाद का सामंजस्य, तो कितने लोगों का नाम यहाँ पे लिया गया। मीरा जैसी दीवानगी, बिहारी की लोकप्रियता, घनानंद के प्रेम की पीर, भूषण का ओज, गुप्त की सहजता, प्रसाद का सामंजस्य, और महादेवी से अधिक ज्ञेयता और विराह अनुभूति पाई जाती है। कहते हैं कि मुहावरों के प्रयोग में इन्होंने कहीं कहीं अपने उसमें रचनाओं में मुहावरों का प्रयोग भी बढ़िया किया है। जैसे अली भाई तूफान उठाते हैं, गांधी जी नपी तुली भाषा में नपी तुली बातें करते हैं, एक एक शब्द में इस्पाती दृढ़ता है, जैसे कोई लोहे को कलम से पत्थर पर लिख रहा हो, इस तरीके से कुछ चीज़ों का ये जिक्र करते हैं। सर जाए तो जाए, हिंद आज़ादी पाए, इन्होंने गीत लिखा था। और डॉक्टर विजय देव नारायण शाही ने 6वां दशक में लिखा था कि किसी समय देवकी नंदन, आपने जरूर पढ़ा होगा हिंदी में, कि जो देवकी नंदन खत्री थे, एक समय उनका इतना क्रेज था लोगों में चंद्रकांता संतति को पढ़ने को लेके कि हजारों लोगों ने उर्दू छोड़कर हिंदी पढ़ने सीख लिया था। बिल्कुल ये कहते हैं कि वही क्रेज कविता में मधुशाला को लेकर था। गांव का उल्लेख इनका अमोढ़ा बाबूपट्टी, है ना, जहाँ से फिर ये इलाहाबाद कैसे कैसे शिफ्ट होते हैं, मनसा आके जो है कैसे शिफ्ट होते हैं, वो सारी चीज़ें बताते हैं। और पहले तो ये अमोढ़ा गांव का ही जिक्र करते हैं अपनी रचना में। बच्चन जी कैथी लिपि को कायस्थों की लिपि कहते हैं, तो कैथी लिपि का जिक्र आया रचना में, तो कायस्थों की लिपि से संबंधित है। बच्चन के दादाजी जो थे वो ललितपुर जेल में दरोगा थे। ललितपुर जेल में जब दरोगा थे ना, तो वहीं पे इनकी बहन जो है राधा मिलने जाती है, और प्रताप नारायण यानी इनके पिताजी बच्चन के, यहीं पे इनका जन्म होता है। तो कहाँ पे ये दरोगा थे, ललितपुर जेल में दरोगा थे, और बच्चन के पिता का जन्म प्रताप नारायण का यहीं पे हुआ था। बच्चन जब 44 वर्ष के थे, तो हमने कहा ना कैम्ब्रिज में पीएचडी करने काफ़ी देर बाद गए थे, तो 44 में गए थे। बच्चन ने पायनियर अखबार में बतौर गश्ती एजेंट काम किया था, छठी संतान थे बच्चन। और बच्चन की लक्ष्मीनिया जो चमारिन के हाथों उनकी माँ ने 5 पैसे में बेचा था उनको, ये कुछ कर्मठ वगैरह होता था, तो ये 5 पैसे में बेचा था लक्ष्मीनिया चमारिन। बच्चन का बचपन जो है मोहल्ला चक में बीता। मोहल्ला चक वाला घर सड़क में आ जाने पर वह कटघर में बस गए। और ये सब तो हम जब कथानक पढ़ेंगे उसमें बहुत विस्तार से पढ़ेंगे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को बस निकाल के दे दिया है यहाँ पे।
बच्चन का पहला विवाह तो श्यामा से हुआ था और श्यामा को जॉय और ये चीज़ सफरिंग। बच्चन गांधी की राजनीति को प्रतीकात्मक कविता कहते हैं और बच्चन अपनी कविता को जीवनवादी कविता कहते हैं। अब यहाँ पे देखिए जैसे पात्रों में तो हमने देखा कि पात्र यहाँ पे काफ़ी पात्र आएंगे, लेकिन आपको सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये जो चार्ट फ्लो हम बनाए हैं इससे समझना है कि बेसिकली यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें देखनी है। देखिए यहाँ पे जो है सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कि मिट्ठू लाल, वैसे तो इनके वंशजों में छठी पीढ़ी की बात कर रहे हैं कि जहाँ से हमको कथानक मेन प्रताप नारायण मिश्र यानी इनके पिताजी से शुरू करना है, वो तो मनसा की छठी पीढ़ी से शुरू होता है लगभग। इसके पहले बहुत लोगों का जिक्र आता है, तो उन लोगों को उतना भी आपको ध्यान नहीं देना, बस नाम सुनना है। यहाँ पे ये देखना है बस कि जैसे ये हरिवंश राय बच्चन है, तो हरिवंश के पिता का नाम क्या है? प्रताप नारायण मिश्र, ये इनके पिता हुए। और प्रताप के पिता का नाम क्या है? भोलानाथ, तो इनके दादा हो गए भोला, और भोला जो इनके दादा है तो इनके दादा के दादा है मिट्ठू लाल। बस आपको तो ये 4 लोगों को ध्यान रखना है, वरना जब हम रचना पढ़ाएंगे आपको बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा ये समझने में कि कौन क्या है। इवन किसी को भी पढ़ने में इस रचना में परिवार का पूरा जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वही दिक्कत करता है। तो आप अब देखिए कथा कहानी में ऊपर ये जैसे इनके पूरे वंशावली के बारे में कि सबसे पहले इनके जो परदादा यानी दादा के इनके जो पापा थे परदादा मिट्ठू लाल की बहन, क्योंकि ये नायाब कोतवाल थे और दरोगा ललितपुर में यही मिट्ठू लाल हुए थे, बहुत बड़े आदमी थे ये। और इनकी बहन है राधा, तो राधा का विवाह इन्होंने अच्छी जगह किया था, लेकिन आज समय की राधा का जो है उनके पति का मृत्यु होता है, तो फिर वो ससुराल में उतनी खुशी नहीं मिलती कुछ भी, तो छोड़ के ये अपने भाई के यहाँ मिट्ठू लाल के यहाँ आ जाती है। और राधा की बेटी होती महारानी, तो राधा की बेटी जो महारानी होती यही चीज़ उसके साथ भी होता है। तो फिर जो है महारानी को कौन देखता है? यदि मिट्ठू लाल अपनी बहन राधा को देखते हैं। राधा की बेटी महारानी होती, महारानी की बेटी बुद्धि होती है। तो समझ जाइए वैसे कि मिट्ठू लाल को राधा की बहन है, भोलानाथ की बहन, और फिर इस तरीके से मतलब ये पूरा ऐसे संभालना पड़ता है इन लोगों को, राधा को, महारानी को, फिर बुद्धि को। तो मिट्ठू लाल इनके परदादा हुए, भोलानाथ बच्चन के दादा हुए, प्रताप नारायण और इसके बाद हरिवंश राय बच्चन। अब जो प्रताप नारायण मिश्र हैं इनके 2 जो है बच्चे होते हैं, इनके हरिवंश राय बच्चन के बारे में, और इनके छोटे भाई शालिग्राम, छोटे भाई इनके शालिग्राम होते हैं। एक बहन है शैल कुमारी करके, है ना। तो ये आपको देखना है कि प्रताप नारायण के 2 बच्चे हरिवंश और इनकी शालिग्राम इनका छोटा भाई, और सरस्वती इनकी पत्नी होती है, यानी हरिवंश की माँ का नाम सरस्वती, पिता का नाम प्रताप नारायण, छोटे भाई का नाम शालिग्राम। ऐसे ही फिर बच्चन के जितने भी बच्चे होते हैं, अमिताभ, अजिताभ, शैल कुमारी बहन, और फिर जग्गू चाचा एक बड़की के बहन के लड़के जग्गू चाचा का नाम आता है, गंसी चाचा, गणेश चाचा का नाम आता है। तो बहुत लोगों के नाम आते हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट था वो यही था। मंगल पंडित जो हमने अभी बताया था, ये भी आपको जान लेना है कि जैसे किसी का घर हो और आपके पड़ोसी का घर हो, या आपका कोई खासम खास मित्र हो, सेम चीज़ इनके जो पिता थे प्रताप नारायण, और प्रताप नारायण के एक तरीके से सच्चे मित्र कह सकते हैं कि आप मंगल पंडित थे, बढ़िया पढ़ता था। तो प्रताप की पत्नी सरस्वती हो गई और उनकी पत्नी मंगल की पत्नी सुंदर हो गई, है ना। 3 लोगों में बहुत पढ़ता था सब कुछ। तो इन्हीं जो ये जो मंगल है यानी इनके दोस्त थे सहृदय मित्र, इन्हीं मंगल का जो पुत्र होता है उसका नाम होता है करकल, और मंगल की बहू का नाम क्या हो जाता है? चंपा। अब ये जो करकल चंपा है, तो करकल की दोस्ती किससे हो जाती है? बच्चन से। अब ये तीनों आपस में समझिए दोस्त थे, लेकिन करकल की असामयिक मृत्यु हो जाती बारिश में भीगने की वजह से, तो चंपा के साथ बड़ी जाती होती है, इसको बद्रीनाथ में ले जाते हैं, इनके पेट में बच्चा भी रहता है, इन पे गलत आक्षेप भी लगा देते हैं, इनका मृत्यु भी हो जाता है। जब ये बच्चन को बात पता चलती कि मेरी वजह से ये सब चीज़ हुआ, यानी इस प्रेम के त्रिकोण में बच्चन अपने को दोषी पाते हैं। तो ये पूरा कथानक इनका है, मंगल इनकी पत्नी सुंदर और इनके बेटे करकल, इनकी बहू चंपा। श्यामा बच्चन की पहली पत्नी, तेजी बच्चन इनकी दूसरी पत्नी होती हैं, विंदेश्वरी प्रसाद इनके मामा होते हैं। और ये जो कथानक है गरीब मनसा, जहाँ से इनके पिता की पीढ़ी परदादा वाली शुरू होती है, वो गरीब मनसा की छठी पीढ़ी से शुरू होती है। और कहते हैं जो छठी पीढ़ी शुरू होती है उसमें मेरे पिता और खानदानी चाचा, यानी एक तरफ मेरे पिता हो गए और एक तरफ खानदानी चाचा, उनकी पीढ़ी छठे वाले में चलती है। 4 भाइयों का परिवार होता है और सबसे छोटे इसमें गणेश प्रसाद, 4 भाइयों का परिवार जिसमें सबसे छोटे खानदानी वाले में देखें तो गणेश प्रसाद, और हम बच्चे उनको किसको? गणेश को गंसी चाचा कहते थे। बाकी इनके चाचा वाले परिवार में, जैसे यहाँ पे इनके परिवार में जैसे प्रताप के पिता का नाम मान लो भोलानाथ है ना। और जैसे भोला है तो भोला के हमने अभी देखा क्या
भोला के पुत्र का नाम क्या देखा? प्रताप का। तो ये तो मानो इनका चल रहा है, ऐसे इनके चाचा के यहाँ चलता था। तो चाचा के कुल मिला के जैसे 4 पुत्र हैं, तो अब वो चाचा के खानदान के बारे में कि जो छठी पीढ़ी में मेरे पिता है और खानदानी चाचा है। तो 4 भाई का जो परिवार इनका होता था, उसमें गणेश प्रसाद थे गंसी, एक जगन्नाथ थे, मुरलीधर थे, मोहन। मोहन, मुरली, जगन्नाथ, गणेश प्रसाद, ये उनका चलता था। और जो इनके गणेश प्रसाद जो चाचा थे, वो गंसी चाचा, वो अध्यापक थे और बिना संतान के थे, यानी गणेश जो थे उनके संतान वगैरह नहीं थे। और मोहनलाल इनके जो चाचा थे वो कलर के थे। और मोहनलाल के पुत्र का नाम क्या था? ठाकुर प्रसाद था। घर के पहले कौन से ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने एमए पास किया था? तो वो कौन थे? मोहनलाल के बेटे ठाकुर प्रसाद। और इसके अलावा जैसे अतिशयोक्ति करने के लिए बड़ी कल्पना शक्ति चाहिए जो उनमें शायद हो रही हो, ऐसे कुछ यहाँ पे फैक्ट आते हैं जिनको हम नीचे देख लेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। बाकी और लोगों के नाम इसमें आएंगे, जैसे महंगिनिया दासिन को हमने कहा था उनकी माँ कैसे 5 उसमें बेच दी थी। और फिर मनसा, वो मनसा के बारे में गणेश प्रसाद बात किया, रामचरण शुक्ल, श्री कृष्ण प्रकाशो महेश, राजनाथ पांडे, गणेश प्रसाद, जगन्नाथ प्रसाद, मुरलीधर, मोहनलाल, छोटी, शिव प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, शारदा प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद, आनंदी प्रसाद, पीताम्बर पंडित, मंगल पंडित, ब्रजमोहन, तन्मय बुखारिया, महंगिनिया, भाताबी, दरबारी लाल, ये सभी जितने भी हम पात्रों के नाम गिना रहे हैं, इनसे आप बहुत अच्छे से परिचित होंगे जब आप पूरी आत्मकथा को ध्यान से हम पढ़ाएंगे और अच्छे से सुनेंगे। अब इसमें देखिए कुछ इंपॉर्टेंट उद्धरण है, यहाँ पे बता दे रहे हैं, लेकिन जैसे ही हम आपको पढ़ाएंगे उसमें भी हाईलाइट करके बहुत अच्छे से बताएंगे कि ये चीज़ें एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है। जैसे आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता ही है। ये इसमें आपको पढ़ने को मिलेगा। ये ऐसे ऐसे कहा गया है कि आत्महीनता की भावना से अपने को मुक्त समझ लेने का भी कुछ अर्थ होता ही है। कहते हैं कि जहाँ जनता जातियों में बटी हो वहाँ पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरों के द्वेष देखने की प्रवृत्ति बड़ी स्वाभाविक है। यानी जब जनता ही जाति में बटी हो तो वहाँ पे पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष, अपने गुण और दूसरे के दुख देखने की प्रवृत्ति तो बड़ी स्वाभाविक है, लोग ये सब चीज़ें देखते भी हैं। कहते हैं कि जातिगत आलोचन प्रत्यालोचन जहाँ पारस्परिक संघर्ष सिद्ध करती है, वहाँ पे यानी जातिगत जब हम आलोचना करते हैं, प्रत्यालोचना करते हैं, तो जहाँ पे वो संघर्ष निकल के आता है वहीं पारस्परिक सहयोग भी सूचित होता है। कहते हैं कि अकबर बादशाह ने किसी अमीर को एक हुक्का भेंट किया। अमीर के परिवार में बड़ी हिफाजत उस हुक्के की जाती थी। तो ये एक इन्होंने बताया कि कैसे वंशावली को लोग सुरक्षित रखते हैं, तो इस एग्जाम्पल से समझाया है कि अकबर बादशाह ने एक हुक्का दिया था पीने के लिए, परिवार में उसको बड़े हिफाजत से लोग रखते थे और उसकी बादशाहत सलामत की भेंट थी। तो किसी समय मान लो उस हुक्के का चिलम टूट गया तो चिलम बदल दिया, कभी निगाली टूट गई उसको चेंज कर दिया, कभी लगवा दिया, कभी नैचा चेंज कर दिया, सब मिला के सब चेंज कर दे रहे हैं। एक समय आया कि वो उस हुक्का में सब कुछ चेंज हो चुका है, जो अकबर बादशाह ने दिया था वो रियल में है नहीं, लेकिन हुक्का अकबर बादशाह की भेंट है, इसलिए हुक्के के भेंट को ये बदल नहीं सकते। वही चीज़ करें, ऐसे ही हमारे जीवन में हमारी संस्कृति होता है। स्थूल वस्तुएं ही नहीं, सारी संस्कृतियां भी इसी परिवर्तन और परंपरा के क्रम में अपनी सनातनता बनाए रखती हैं। और बाकी ये कहते हैं ना कि मनसा की छठी पीढ़ी मेरे पिता यानी इनके पिता प्रताप नारायण वाला जो है, और इनके खानदानी चाचा वो जो 4 थे, इधर वाला चलता है, तो खानदानी चाचा की पीढ़ी। हुक्का गंसी चाचा भी पीते थे। अब इनके गणेश चाचा जो थे वो हुक्का पीते थे, पर अपने बड़े भाई के सामने नहीं। बड़े भाई ये जानते थे कि दो दो चार कस खींच वे अपना मुंह फेर लेते थे, और हुक्का कोई उठाकर गंसी चाचा के पास पहुंचा देता था तो वो कहीं पीछे बैठे पी लेते, पर भाई के सामने नहीं। कहते हैं कि वे गांव से लकड़ी मंगाते और शहर में, यानी एक भाई उसमें ऐसा था जो गांव से लकड़ी मंगाता, शहर में खूंटे गाड़कर सप्लाई करता। एक बार की मुझे याद है उन्होंने एक गाड़ी खूंटे हमारे घर उतरवा दिया, यानी इनके चाचाओं में एक लोग इनके घर जो है उतरवा दिए। अब वो कहते हैं कि रजक हो गए इतने खूंटे, यानी रजक हो गए मतलब यानी रिजेक्ट हो गया, इतना खूंटा मंगवा दिया। फौज में किसी खास पैमाइश बनावट के खूंटों की दरकारी थी और एक कुछ उनसे 19 पड़ता था, बस रिजेक्ट कर दिया गया। और कहते हैं कि ये ऐसा हुआ कि इतना ज़्यादा खूंटे आ गए थे कि हमारे यहाँ वो महीनों खूंटे जलाकर खाना बनाया जाता था। अब इनके एक चाचा ऐसे थे ना कि जालियांवाला जब बाग हत्याकांड हुआ था, तो इनके चाचा जो है वहीं पे जो है इन सारी घटना को वो देखे थे, तो वही चीज़ बता रहे हैं कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय वे वही थे इनके एक चाचा, और लौट कर वे हमारे घर आए थे और उन्होंने एक संध्या को बताया। जैसे मार्शल लॉ लगा दिया जाता है तो उसको मार्शल्ला कहते थे, और उसकी आंखों देखी रोमांचकारी ऐसा वर्णन करते थे, हमारा परिवार सुनकर स्तब्ध रह जाता था कि क्या इतना अमानुषिक अत्याचार हुआ था।
मतलब ये कहते थे कि उनके अंदर इतनी अद्भुत कला थी ना कि मतलब मार्शल लॉ के दिनों का ऐसा वर्णन, भीषण वर्णन ऐसा हमको कहीं पढ़ने को तक नहीं मिला, जैसे वो मेरे चाचा अद्भुत तरीके से बता देते थे। और कहते हैं कि कल्पना शक्ति चाहिए उसके लिए भाई, और कहते हैं कि अनुभूति का सत्य वस्तुगत सत्य से कहीं ज़्यादा सजीव होता है। यानी हमने जो चीज़ देखा, अनुभव किया, उस अनुभूति का सत्य जो वस्तुगत है, ऐसे ही हम लिख रहे हैं, उससे ज़्यादा होता है। स्त्री के आंसुओं के सामने पुरुष बेबस हो जाता है। अगर ये आपको कहीं भी उठा के दे दिया गया तो शायद ये समझने में दिक्कत होगा कि ये कहाँ से पंक्ति दी गई है, पर ये इसी रचना से है कि स्त्री के आंसुओं के सामने जो होता है वो पुरुष बेबस हो जाता है। नारी तो, अब देखिए ये भी बहुत बड़ी बात है, कहा गया कि नारी तो माँ बनने के लिए ही बनी है। उसके स्वप्नों में कोई इससे अधिक मधुर, कोमल और सबल नहीं होता। माँ बनकर ही वह पूर्ण होती है, ना बन सकी तो इस अभाव के लिए वह अपने को धिक्कारती रहती है। जीवन में कुछ चीजें कोमल तंतुओं से बंधी रहने पर ही संगठित रहती है। जब उन्हें अधिकार की लौ श्रृंखला से बांधने का प्रयास किया जाता है तब वो जो है चीजें बिखर जाती हैं। कहते हैं कि बाबा को अपने कलम कागज के छोटे मोटे खर्चे के लिए दादी की काफी खुशामद करनी पड़ती थी। पुरुष के ऐसे काम धंधे को नारी का समर्थन कम ही मिलता है, जिसे 4 पैसे की आमदनी ना हो। पुरुष भावना पर जी सकता है, कह रहे कि ये भी बड़ी बात है कि पुरुष भावना पर जी सकता है, नारी भावना पे नहीं जी सकती। जिंदगी और औरत उसी आदमी का सिक्का मानती है जो झिझोड़ कर उसको फेंक देता है। कल्पना तभी सजीव और सबल होता है जब उसका आधार यथार्थ में हो। यथार्थ बाहरी मात्र नहीं हो, बल्कि जो अनुभूति का अंग बनकर भीतरी यथार्थ बन गया हो। कहते हैं कि सत्याग्रह तो शायद निर्बल का हथियार है, समाज दुराग्रह करता है। भविष्यवाणी करने में ज्योतिष की शक्ति पर मुझे पूरा विश्वास नहीं, जितना है वो संभवतः उसी दुर्बलता पर आधारित है जो प्रायः सभी मनुष्यों में होता है। अज्ञात को जानने की जिज्ञासा, और इस दुर्बलता की अवस्था में मनुष्य निश्चित न जानने पर संभाव्य से कुछ सांत्वना प्राप्त कर लेता है। विश्वास यदि फलदायक है तो विश्वास फलनाशक भी हो सकता है। साथ ही जाति की श्रृंखला को ऊपर से नीचे तक टूटना नहीं तो ढीली होना होगा। जाति की जड़ अर्थहीन और हानिकारक रूढ़ियों से निम्न वर्ग के लोग उतने ही जकड़े हैं जितने उच्च वर्ग के लोग। तो आगे भी यहाँ पे है, जब तक कलम है, कहते हैं कि जब तक कलम है वह लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। यानी कलम में इतनी शक्ति है कि सत्ता परिवर्तन करा दे। तो जब तक कलम है वो लाठी के राज को पूरी तरह कभी स्वीकार नहीं करेगा। कलम का नाम क्या है? कलम से जब लिखते हैं तो कोई भी निर्भीक होकर लिखता है, साहस से लिखता है, विरोध करता है, विद्रोह करता है। पर कलम नकारात्मक ही नहीं है, कलम सकारात्मक भी है। वह संगीत है, कलम से ही संगीत भी लिखते हैं, विरोध भी करते हैं। कलम संगीत है, श्रृंगार है, शोभा है, शांति है। वो जीवन की जीवंतता है। लाठी तो जड़ता है, जड़ता नाभि तो असंतुलन, एकांगिकता और विकृति। कहते हैं कि जीवन केवल अशांत रखेगी। नारी स्वभाव से ही अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ होकर, यानी अपनी पत्नी को कहते हैं, क्योंकि पत्नी जो श्यामा थी ये बात छिपाई रही इनसे कि उनको सच में जो है इतना बड़ा रोग है। तो कहते हैं कि नारी स्वभाव से अभिनेत्री होती है। श्यामा तो बहुत बड़ी अभिनेत्री थी। अस्वस्थ होकर भी वह स्वस्थ रहने का अभिनय कर लेती थी, कष्ट में रहकर भी प्रसन्न रहने का, पीड़ाग्रस्त रहने पर भी मुस्कुराने का। तो नारी क्यों अभिनेत्री होती है इनकी नज़र में? आगे कहते हैं कि प्रेम का मूल्य प्रेमी अपने प्राणों से, प्रसन्नता से अदा कर सकता है, लेकिन यदि उसे पैसों की शक्ल में मांगा जाए तो वह निश्चय अपने प्रेम को अपमान समझेगा, खासकर जब पैसा ना दे सकने की स्थिति में उसके प्रेम का अवमूल्यन किया जा रहा हो। तो यहाँ पे देखिए हमने सारी इंपॉर्टेंट पंक्तियां भी आपको करा दी। जो बच्चन जी के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाएं थी उनके बारे में भी जिक्र किया। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें इस रचना में आई हैं उन फैक्ट को भी बात की उस पर। अब हम आपको इसी वीडियो में जो है इसकी मूल टेक्स्ट से जो भूमिका है उसको एक बार सरसरी निगाह से पढ़ा दे रहे हैं, ताकि आपका जो वन लाइनर क्वेश्चन बने यहाँ से वो सारा इस एक लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आपका आएगा वो क्रमशः आपको बस बहुत ही ध्यानपूर्वक उस कथानक को, उस आत्मकथा को सुनना है। मतलब आत्मकथा को सुनना क्या है कि एक तरीके से आप एक व्यक्ति के जीवन के, यानी बच्चन जी के जीवन के बारे में, क्या उनकी घटना रही, क्या क्या उनके जीवन में घटा, तो आप एक ऐसी पर्सनालिटी से एक तरीके से रूबरू हो पाएंगे। तो उनको बस आपको सुनना है। यहाँ पे जितनी चीज़ें, इसके नोट्स भी बना सकते हैं, बाकी इंपॉर्टेंट सारे फैक्ट यहाँ दे दिए गए हैं। और जो इनकी वंशावली है हमने उसको समझाने की कोशिश की है कि कैसे परदादा मिट्ठू लाल के दादा
मिट्ठूलाल के बाद इनके पुत्र जो है, इनके पिता भोलानाथ, भोलानाथ के फिर प्रताप, प्रताप के फिर बच्चन, तो वंशावली को समझाया। बाकी हम जैसे जैसे इनकी आत्मकथा में आगे बढ़ते जाएंगे, हम वहाँ पे आपको ध्यान दिलाते जाएंगे। बिल्कुल आप ऐसे ही एक शॉर्ट फ्लो में अपने नोट्स बना लीजिएगा, लास्ट टाइम एग्जाम के बस आप देखिएगा, बिल्कुल चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए हम एक बार इनकी भूमिका को भी देख लेते हैं, ताकि आप निसंदेह ये समझ सके कि हमने जो है किताब की भूमिका, ये मूल टेक्स्ट की भूमिका भी कर ली है इसमें, ताकि हम आगे वाले जो भी कड़ी आए उसमें हम कथानक शुरू कर दें। तो यहाँ पे देखिए, हम जो हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा भाग 1 है, सबसे पहले देखिए मूल टेक्स्ट में इन्होंने जो लिखा है कि प्रख्यात लोकप्रिय कवि बच्चन की जो बहुप्रशंसित आत्मकथा हिंदी साहित्य की एक कालजयी कृति है। तो हमने पहले ही बात कर लिया कि 4 खंडों में विभक्त है। यहाँ आपको दिया है कि क्या भूलूं क्या याद करूं, नेड़ का निर्माण, बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। अब ये एक सशक्त महागाथा है, उनके बारे में बताया गया कि ये जो महागाथा है एक सशक्त महागाथा है, और सर्वोच्च सर्वोच्च पुरस्कार जो सरस्वती सम्मान से है उससे भी सम्मानित है। और इन सब पे हमने पहले ही बात कर लिया। भूमिका का जो संक्षेप नोट्स था कि कैसे धर्मवीर भारती जी ने कहा है कि हिंदी के 1000 वर्षों के इतिहास में ऐसी पहली घटना है जिसमें अपने बारे में सब कुछ इतनी बेबाकी से कहा गया है, या इसमें केवल बच्चन जी के परिवार का, उनके व्यक्तित्व ही नहीं उभरे हैं। हजारी प्रसाद जी ने कहा, रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि हिंदी प्रकाशनों में इस आत्मकथा का अत्यंत ऊंचा स्थान है, और शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा था कि ऐसी अभिव्यक्तियां जो है नई पीढ़ी के लिए पाथेय बन सकेंगी, इसी में उनकी सार्थकता है। नरेंद्र शर्मा आत्मकथा साहित्य की चरम परिणति बताते हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले बताएगी कि आत्मकथा में कि 4 खंडों में जो प्रकाशित है, कालजयी रचना में गिनी जाती है, इनको 3 लाख रुपए के सरस्वती सम्मान से भी सम्मानित किया जा चुका है, जिसको हमने पहले ही बात किया। और इस तरीके से शुरू होता है पहले संस्करण की भूमिका यहाँ से। हालांकि हमने भूमिका के संक्षिप्त नोट्स आपको पढ़ा ही दिए हैं, लेकिन हमने ये सोचा कि आप मूल टेक्स्ट को ध्यान से देख लेंगे तो एग्जाम में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब पहले संस्करण की भूमिका में ही इन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि लेखन में हम आज से नहीं बल्कि 40 वर्षों से ऊपर हो चुके हमको लिखते इतने दिनों में, मैं अपने हृदय पर ये हाथ रखकर कहना चाहता हूँ। यानी इन्होंने साफ ये बोला कि कलाकार के लिए इससे बड़ी सौगंध नहीं, कि वो सौगंध एक आगे कह रहा कि मैंने जो भी लिखा, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं यहाँ पे लिखा जो मेरे अंतर से यानी मन से नहीं उठा हो, जो उसमें नहीं उमड़ा घुमड़ा हो। अनुवादों के मामले में भी मैंने वही चीज लिखा। यह जो आत्मचित्रण आज मैं आपके हाथों में रख रहा हूँ, इसी प्रकार के मानस मंथन का परिणाम है। जीवन की जिस पीढ़ी पर मैं हूँ उस पर अतीत का स्मरण शायद स्वाभाविक होता है। औरों का मेरे पास औरों का मन जानने के लिए भी केवल अपने मन का पैमाना है, कि हम दूसरों के मन को कैसे समझे, वो पैमाना मेरा खुद का मन है। और कहते हैं कि मुझे कई वर्षों से लग रहा था कि जब तक मैं अपने अंतर में निरंतर उठती जो स्मृतियां, जो यादें हैं, उनको इस तरीके से चित्रित ना कर लूं, तब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। इसीलिए इन्होंने जो है पहले संस्करण की भूमिका में क्लियर कर दिया कि हमने इसको क्यों लिखा। इवन इन्होंने ये भी बता दिया कि हमारी निजी यानी घरेलू हमने चीज़ों को ध्यान में रख के लिखा है, ना कि हम लोगों के एक तरीके से कह सकते हैं कि सेवा के लिए लिखा है। मेरे जिन अभिव्यक्तियों से आपके मन को भी यत्किंचित शांति शांति शब्द में इतने व्यापक अर्थ में प्रयोग कर रहा हूँ, इनमें अशांति भी शामिल हो ना तो मिलती रहे, मैं अपने मन को ही शांति देने के लिए प्रस्तुत करता रहा हूँ। इसी विश्वास के बल पर मैं ये आत्मचित्रण प्रकाश में ला रहा हूँ। मेरा जीवन एक साधारण मनुष्य का जीवन है, और इसे मैंने अपने सबसे बड़े सौभाग्य और अपनी सबसे बड़ी प्रसन्नता का कारण माना है। मुझे फिर से इच्छानुकूल जीवन जीने की क्षमता दे दी जाए, यानी मुझे फिर से अगर एक जीवन दे दिया जाए कि मैं अपनी इच्छा के अनुकूल जीऊँ, तो मैं कैसा जीवन जीना चाहता हूँ। मैं अपना जीवन जीने के अलावा किसी और का जीवन जीने की कामना भी नहीं करूँगा। सबसे बड़ा कारण ये है ना कि इसी के बल पर तो मैं दुनिया का साधारण जनों के साथ अपनी एकता यानी अपने प्रेम को अनुभव कर पा रहा हूँ। और ये भी कहते हैं कि इतने बड़े संसार में अपने को अकेला अनुभव करने से बड़ा बंधन नहीं है। आपको भी ये विश्वास हो तो मुझे साधारण से युक्त होना आपके सर्वसाधारण से युक्त होने का एक कदम हो सकता है। और ये भी इन्होंने कहा कि ये जो लिखा है ये सिर्फ 1/3 भाग है, इतने बड़े 2 और भाग निकलेंगे। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि आत्मचित्रण मैंने किसी मनोवृत्ति से किया है, और मनोवृत्ति में यानी हमारे मन में जो मंथन का परिणाम था, मन मंथन का, जिन शब्दों में उसे मैं बता सकता था, मैं चाहता हूँ कि वो उससे भी मेरे शब्दों से भी ज़्यादा समर्थ किसी के शब्दों में है। तो आज से लगभग कितने 400 वर्ष पूर्व जो फ्रांस के
एक महान लेखक मानतेन रहे, उन्होंने अपना आत्मचित्रण किया है। वो आत्मचित्रण जब अपना कर रहे थे तो जो बात उन्होंने व्यक्त किया लगभग मानो कि वही चीज़ मेरा भी है। तो आप उन्हीं को पढ़ लो तो समझ जाओगे हमने इसको क्यों लिखा है। और जब ये पांडुलिपि को प्रेस में भेज रहे थे तो ये कह रहे थे कि मैं लंबेगो में पढ़ा हूँ अभी। तो फिर वही श्री सत्येंद्र सरद ने काम किया था इनका। फिर तीसरे संस्करण के अवसर पे उन्होंने कहा कि नहीं 3 में नहीं, ये 4 खंडों में आ पाएगा। इसी तरीके से चौथा संस्करण आता है, बताते 2 वर्ष भी नहीं हुए, चौथा संस्करण निकलने जा रहा है, अपनी खुशी ज़ाहिर करें। इसी तरीके से 8वां संस्करण और ये करके कई संस्करण होते हैं। अब यहाँ पे आगे इन्होंने कुछ लिखा है कि पाठकों ये किताब ईमानदारी के साथ लिखी गई। मैं आपको पहले से ही आगाह कर दूँ कि आपके लिखने में मेरा एकमात्र लक्ष्य घरेलू और निजी रहा है। इसको बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। इसके द्वारा पर सेवा यानी दूसरों की सेवा अथवा आत्मश्लाघा का कोई विचार मेरे मन में नहीं है। ऐसा ध्येय मेरी क्षमता से परे है। इसे मैंने अपने संबंधियों तथा मित्रों के व्यक्तिगत उपयोग के लिए तैयार किया है कि मैं जब भी ना रहूं ऐसी ऐसे मतलब कि जब भी ऐसे समय में मैं ना रहूं तो ये जो है इनका इस्तेमाल करके जो है मतलब कि मेरे इनको पढ़ के मेरे जीवन के बारे में जो लोग भी हैं वो जान सकें। अगर मैं दुनिया से किसी पुरस्कार का तलबगार होता तो मैं अपने आप को अच्छी तरह से सजाता बचाता और अच्छे और अधिक ध्यान से रंग चुन कर उसके सामने पेश करता। मैं चाहता हूँ कि लोग मुझे मेरे सरल, स्वाभाविक और साधारण स्वरूप में देख सकें, सहज, निष्पाय प्रयास प्रस्तुत, क्योंकि मुझे अपना ही तो चित्रण करना है। मैं अपने गुण दोष जग जीवन के सम्मुख रखने जा रहा हूँ और ऐसी स्वाभाविक शैली में जो लोक शील से मर्यादित हो। यदि मेरा जन्म उन जातियों में हुआ होता तो आज भी प्राकृतिक नियम की मूलभूत स्वच्छंदता का सुखद उपयोग करती। तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं बड़े आनंद से अपने आप को आपाद मस्तक एकदम नग्न उपस्थित कर देता। अब आगे यहाँ से आपका जो ये रचना है वो शुरू हो जाता है, यानी जो आत्मकथा है यहाँ से आत्मकथा शुरू हो जाता है। तो हम उसे अब क्रम वाइज ये आत्मकथा जो भी आपके 8-10 पार्ट में आएंगे, आधे घंटे का ऐसे करके डिवाइड करके, बस आपको इसे सुनना है। पहले इस वीडियो में हमने कंप्लीट जो जानकारी है लगभग देने की कोशिश की है, आपको अच्छे से सुनना है और जो भी कोई त्रुटि हो या कुछ भी हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में पिन कर देंगे ताकि हम उसको पिन अप कर देंगे, उसमें सुधार हो, बाकी लोगों के लिए वो गलत ना हो। तो फिर हम आगे की कड़ी में आपको ये जितने भी आत्मकथा के पार्ट आएंगे उनको आपको देखना है, क्रमशः देखना है, उसको एक एक करके कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। धन्यवाद।